जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज तारीख है 20 मार्च 2024 और दिन है बुधवार। तो स्टार्ट करेंगे आज का समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर। करंट अफेयर में उन सारे मुद्दे पे बात करते हैं जो बहुत ज्यादा आपका चर्चा में रहता है। तो आशा करते हैं आप लोग सब कुछ ठीक ठाक ही होइएगा, है ना। तो देखिए क्या क्या एक बार पढ़ने वाले हैं, एक बार उसको हम लोग विस्तार पूर्वक पहले एक बार देख लेते हैं, फिर विस्तार पूर्वक हम लोग सारी चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले ये जानिए कि एक स्विस संस्थान है, ठीक है, IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट निकालता है हर वर्ष, ठीक है। तो 2023 का निकला है। इसमें जो है कौन सा स्थिति किसका है पूरे विश्व में, टॉप 50 में से 42 सिटी हम लोग का इंडिया में, आप समझ जाइए, ठीक है ना। सबसे खराब जहाँ का हवा सबसे खराब है, ठीक है, उसमें बिहार अपना बिहार का है, ठीक है। तो समझ जाइए बिहार का एक जिला अभी आपको हम बताने वाले हैं, सबसे खराब हवा वाला राजधानी अपना इंडिया का है, ठीक है। तो देखेंगे कि यहाँ के लोग के साथ कितना भयानक भयानक आपका जो है बीमारी आने वाला है, या लोग WHO कितना बार वार्निंग दे चुका है ना। तो ये सारा चीज बिल्कुल भी अभी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, एक नजर देखेंगे। भारत किस देश के साथ एक्सरसाइज टाइगर ट्राइब 24 का आयोजन कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आप अमेरिका के साथ करते हैं, इसका आयोजन आपका शुरू हो चुका है, 18 तारीख से ही हुआ है ना। तो चलिए आगे देखेंगे ये क्या है। रूस में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, जानते हैं। कल ही बताया था आपको, रूस के फिर से राष्ट्रपति 5वीं बार बन गए पुतिन जी, और हम लोग का वहां पे नया राजदूत का भी नियुक्ति का बात निकल के आ गया है, ठीक है। तो हम लोग के लिए थोड़ा सा जानना जरूरी है ना। और रूस के साथ हम लोग का अच्छा संबंध रहा है हमेशा से। देश का पहला स्मॉल स्केल LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की इकाई किस राज्य में शुरू की गई है, गेल के द्वारा बनाया गया है। और सरकार का लक्ष्य है 2030 तक हम लोग को गैस पर क्या 15% क्या गैस, टोटल ऊर्जा का 15% आत्मनिर्भर होना है गैस पर, ठीक है। ये बात समझ जाइए। तो सरकार इसको लेकर के बहुत सारा काम कर रही है। चले उसके बाद आइए, ये क्या है, किस राज्य के 6 विरासत स्थल को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। ये भी देखेंगे हम लोग, इंपोर्टेंट है। भारत के निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग जनों के लिए आइकन के रूप में शीतल देवी को जो है आपका, जानते हैं इसको आप, अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था राष्ट्रपति जी के द्वारा, है ना। कश्मीर की है, बहुत जो है आपका होनहार है, ठीक है। आगे चलते हैं। विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है। ये सब दिवस का थीम क्या है, कब से मनाया जाता है, सब चीज को हम लोग देखेंगे। ये क्या है भाई, पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रतिष्ठित अवार्ड होता है रामनाथ गोयन का अवार्ड, ठीक है। वो आपका कल दिया गया है, ठीक है ना। तो आपको कभी काल ये पूछ लिया जाता है, तो बिल्कुल देखेंगे। पुणे और लखनऊ के कमांड अस्पताल को भी आपका जो है रक्षा मंत्री का ट्रॉफी दिया गया है, ठीक है ना। वो भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखेंगे। तेलंगाना राज्य का कार्यवाहक यानी राज्यपाल, अभी बताया था ना, सुंदर, ये तामिलसाई सुंदर राजन इस्तीफा दे दिया है, लोकसभा इलेक्शन लड़ने जाएगी, तो अतिरिक्त प्रभार दिया है ये झारखंड के CP जोशी को, ठीक है। ये झारखंड के राज्यपाल है। और एक बात जान लीजिए, एक राज्यपाल कई राज्य के राज्यपाल मतलब जो पद है उसको क्या कर सकता है, संभाल सकता है एक समय में, ठीक है। 1956 में आपके संविधान में एक संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। तो उसी संविधान संशोधन के बाद 1956 के बाद आपको दिखेगा कि एक ही राज्यपाल कई राज्य के क्या होते हैं, राज्यपाल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा चीज अभी देखने वाले हैं। आता है स्विस संस्था IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के मुताबिक दुनिया की सबसे खराब हवा वाला राजधानी कौन सा है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा है भाई, नई दिल्ली है, जो आपको हम पहले ही बता चुके हैं। कौन सा है, नई दिल्ली है, पहले ये समझ जाइए, नई दिल्ली है। और ये लगातार तीसरी बार है ये आपका बना हुआ है, ठीक है ना। चलिए, तो कहने का मतलब है कि स्विस संस्था है ये, इसको क्या कहते हैं, IQ एयर वर्ल्ड क्वालिटी रिपोर्ट अपना जारी करता है। तो 2023 के लिए जारी किया है, ठीक है ना। तो इसके मुताबिक क्या है ना कि आप सबसे पहले ये जानिए कि ये आपका एयर क्वालिटी जो होता है वो होता क्या है। देखिए, हमारे वातावरण में एयर है और उस एयर में कई तरह के गैस रहता है। तो जो रिपोर्ट निकाला गया है, ये रिपोर्ट जो सबसे अधिक जो फोकस किया गया है आपका PM 2.5, ये क्या होता है, PM 2.5 ये होता है पार्टिकुलेट मैटर होता है, ठीक है। ये पार्टिकुलेट मैटर क्या है भाई, ये एक प्रदूषक है। और ये प्रदूषक आता कहाँ से है, तो ये प्रदूषक, ये जो WHO के द्वारा ये जो कहा गया है, WHO जो इसका दिया है, ये प्रदूषक आता कैसे है, जैसे आपका बिजली संयंत्र हो, उद्योग हो, मोटर वाहन हो, या पराली जलाते हैं, या जंगल में आग लग जाता है, ठीक है। जलने के बाद जो आपका प्रदूषक होता है, जिसका आकार जो आपका माइक्रोन में होता है, 2.5 माइक्रोन हो या उससे अधिक होता है, ठीक है। तो ऐसे प्रदूषक को हम लोग PM 2.5 करते हैं। इस पूरी PM 2.5 का सांद्रता अगर आपके हवा में जितना ज्यादा होगा, आपके हवा को उतना खराब माना जाएगा। समझ गए मेरी बात को। इसी को लेकर के आप देखिएगा दिल्ली में आपका धुंधला एकदम कोहरा बढ़ता रहता है, ठीक है। तो बहुत बार जो है सरकार इसको लेकर के, वहां पे आप अभी दिल्ली के बारे में आपको बताया था ना कि एयर क्वालिटी इंडेक्स हर दिन जो है आपका चेक किया जाता है। देखते इस तरह का धुंध लगा रहता है, तो ये क्यों रहता है, यही PM 2.5 की सांद्रता बढ़ जाती है, ठीक है। जो WHO का जितना आपका रहना चाहिए PM 2.5, तो उससे जानते हैं हम लोग का कितना गुना, 10 गुना अधिक है हम लोग के इंडिया का
10 गुना अधिक है PM2.5, मतलब जितना निर्धारित किया है, जितना रहना चाहिए हवा में, ठीक है, उससे 10 गुना अधिक है। और सबसे कम किसका है, तो सबसे कम आपका है मॉरिशस का है, ठीक है। ये जो आपका रिपोर्ट निकला है, इस रिपोर्ट में सबसे स्वच्छ कंट्री कौन है, मॉरिशस है आपका, ठीक है, मॉरिशस है, आइसलैंड है, ठीक है, आइसलैंड है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद आपका न्यूजीलैंड है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, सबसे स्वच्छ कंट्री में से आता है। और सबसे खराब जिसका हवा है, जिसका वायु है, वो है आपका सबसे नंबर 1 में, इसको तो याद ही रखिएगा, नंबर 1 में बांग्लादेश है। इस पूरे विश्व में सबसे खराब वायु वाला, मतलब सबसे खराब हवा वाला देश बांग्लादेश 1 नंबर में, दूसरे नंबर में आपका पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान है, ठीक है ना, ये शेख हसीना है, और यहाँ पे कौन है, शहबाज शरीफ है, और तीसरे नंबर में भारत है। कौन है, हम लोग हैं, भारत है। हम लोग 8वें नंबर में थे 2022 में, कै नंबर में थे, 8वें में थे। 8 में से आकर के हम लोग किस में लटक गए हैं, तीसरे में लटक गए हैं। ये तो हो गया पूरे विश्व में, मतलब अच्छा और खराब। अब आइए सबसे खराब शहर, जिस शहर का सबसे ज्यादा जो वायु का क्वालिटी है, वायु मतलब खराब है, जहाँ पे सबसे ज्यादा प्रदूषक जिस वायु में, वो आपका है बिहार का कौन सा, बेगूसराय शहर, ठीक है। ये बेगूसराय आप देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे बेकार, एकदम सबसे बेकार, कि बहुत इतना हवा खराब है। 96, अभी WHO का एक रिपोर्ट आया था कि 96% हम लोग का यहाँ पे जो इंडिया में 96% जो अब लोग हैं, ठीक है, वो खराब हवा में क्या ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं। अब इस खराब सांस लेने से आपको कितना कितना बीमारी होगा, अभी हम बताते हैं, ठीक है। तो सबसे खराब क्वालिटी वाला जो शहर होगा, सबसे खराब जिस शहर का आपका हवा होगा, वो कौन सा है, बेगूसराय है। सबसे खराब राजधानी वाला, मतलब सबसे खराब वायु वाला राजधानी कौन सा हो जाएगा, तो नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। और 1 नंबर में तो आपका कौन सा हो गया, बेगूसराय हो गया। दूसरे नंबर में गुवाहाटी है, तो इसको बिल्कुल भी याद रखिएगा, बेगूसराय पहला नंबर में सबसे खराब एयर वाला शहर, दूसरे नंबर में आपका गुवाहाटी, असम वाला गुवाहाटी है, ठीक है, और तीसरे नंबर में आपका दिल्ली आता है, ठीक है। और टॉप 50 शहरों में से, ठीक है, 42 ऐसे शहर हैं इंडिया के जो आपका सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी खराब है। किस रिपोर्ट के हिसाब से, तो ये आपका स्विस संस्था का IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट निकालती है, ठीक है, 2023 के लिए ये सारा चीज आपका किया गया है। मेरे हिसाब से सब कुछ समझ गए हैं, ये आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में पूछा गया वो क्वेश्चन है एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, क्योंकि इससे क्या है ना, बहुत तरह तरह का आपका बीमारी आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ये जानिए कौन कौन सा बीमारी होता है। देखिए, अगर आपका हवा में PM2.5 पार्टिकुलेट मैटर का सांद्रता अगर अधिक होगा, आप बोले ना हम लोग के जो आपका सबसे, मतलब हम लोग का जो हवा में सांद्रता है 10 गुना अधिक है, जितना होना चाहिए उससे 10 गुना। बांग्लादेश का तो 15 गुना है, पाकिस्तान का 14 गुना है, हम लोग का 10 गुना है। अगर 10 गुना भी है तो बहुत ज्यादा है। तो उसके हिसाब से अगर आप मान लीजिए सांस लेते हैं, और क्योंकि ये माइक्रोन होता है, 2.5 माइक्रोन कितना होगा, आपके सांस के माध्यम से आपके शरीर के अंदर चला जाता है। और अंदर में जाने के बाद देखिए, सबसे पहले कोरोनियल सेल का नुकसान होगा, आपको छींक आएगा, खांसी आएगा, निमोनिया होगा, अस्थमा होगा, ब्रोंकाइटिस लोग बहुत बार पूछता है, फेफड़े में होता है, ठीक है, आदमी को बर्बाद कर देता है। उसके बाद आपका स्किन एलर्जी होगा, कैंसर होगा, कैंसर होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, दिमाग में खून की प्रवाह में गलत असर पड़ेगा, और उसके बाद ऑक्सीडेटिव की तनाव बढ़ेगी, ठीक है, फिर सूजन होने लगेगा, दिल से जुड़ी बीमारियां होगी, ठीक है। तो ये इतना सारा आपको क्या होगा, जेनोटॉक्सिटी, ये कहने का मतलब है ये सारा बीमारी का कारण आपका ये PM2.5 है, ठीक है, यानी पार्टिकुलेट मैटर। और ये आता कहाँ से है, अभी आपको बोला ना, पराली जलाइए, आपका जंगल जल जाएगा, आपका विद्युत कारखाना होगा, या फिर आपका जो भी उद्योग धंधा है, ठीक है, ये सारे चीज से जब आपका जलता है तो पूरा वायु क्या हो जाता है, आपका प्रदूषित हो जाता है, जिसमें आपका PM2.5 का इसी की सांद्रता को लेकर के आपका मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। PM2.5 जितना ज्यादा जहां पे होगा, वहां की वायु गुणवत्ता इतनी खराब मानी जाएगी। पूरे विश्व में सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाला शहर कहेगा तो आपका बेगूसराय बिहार में। सबसे खराब गुणवत्ता वाला राजधानी कौन सा, दिल्ली है, ठीक है, टॉप 50 में। भारत में 42 स्थान, मतलब 42 ऐसे शहर है जो भारत का है। नंबर 1 में बेगूसराय, दूसरे नंबर में गुवाहाटी, तीसरे नंबर में दिल्ली। इसका क्रम बिल्कुल भी याद रखना है। सबसे खराब एयर क्वालिटी वाला देश में से आइएगा तो बांग्लादेश, शेख हसीना, दूसरे नंबर में पाकिस्तान, शहबाज शरीफ, तीसरे नंबर में नरेंद्र मोदी वाला, ठीक है। सबसे अच्छा शहर में चलिएगा तो एकदम चले जाना है आपको कहाँ पे, अभी हम लोग के राष्ट्रपति गए थे मॉरिशस, ठीक है, तो मॉरिशस को मान लेना पहले नंबर में। दूसरे नंबर में आपको मान लेना है आइसलैंड, ठीक है, आइसलैंड में हमेशा आपका वहां पे होता रहता है क्या, ज्वालामुखी फटता रहता है, ठीक है। आइसलैंड तीसरे नंबर में, ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर में, न्यूजीलैंड। तो इतना चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 134 देशों में कितना, देखिए टोटल कितना देश है इसमें, यही सब 134 देश को लिस्ट किया गया, ठीक है। 134 देश में हम लोग का स्थान क्या है, तीसरे स्थान पे है, मतलब खराब खराब वायु में। और सबसे अच्छा कहेगा तो क्या कहिएगा, मॉरिशस को कहिएगा, ठीक है। उसके बाद PM2.5 क्या है, एक प्रदूषक है जो आपको बोल ही चुके हैं, सांस लेने के अंदर तकलीफ होता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 2023 में भारत का औसतन PM2.10 गुना से के आधार पर ये किया गया है, ठीक है।
ये क्या है भैया, तीसरी पर रहा है, अतः 2022 में 8वें स्थान पर था, जो आपको हम पहले बता चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका जो है, जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको आपका छूटना नहीं चाहिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत किस देश के साथ एक्सरसाइज टाइगर ट्राइब 2024 का आयोजन कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है ना, ये आपका एक मतलब एक कहने का मतलब है तीनों सेना के बीच, भारत का और अमेरिका का जो तीनों सेना है, यानी क्या कहिएगा, वायुसेना, नौसेना और हम लोग का थल सेना यानी सेना, ये तीनों सेना के बीच एक त्रिस्तरीय क्या है भैया, एक आपका अभ्यास होता है। इसमें मानवीय सहायता हो या आपदा को राहत पहुंचाने के लिए एक क्या होता है, एक दोनों देशों के बीच आपका सहायता आदान प्रदान करने के लिए ये एक्सरसाइज आपका अमेरिका के साथ किया जाता है। तो ये बात समझ जाइए, ये हो कहाँ रहा भैया, ये हम लोग का जो है पूर्वी समुद्री तट है ना, वहीं पे हो रहा है। भारतीय जो भी आपको बोले ना, तीनों सेना के लोग गए हैं और अमेरिका से आए हैं, और ये आपका कैमा सीजन है। तो ये देखिए ज्यादा दिन से नहीं होता है, ये आपका 2019 से होता है। कब से होता है, 2019 से शुरू होता है, ठीक है, 2019 से, ठीक है ना, 2019 से लेकर अब तक जोड़ लीजिए, बीच में तो आपका कोविड आ गया था, ठीक है ना। तो ये क्या कहिएगा, एक्सरसाइज टाइगर ट्राइब 2024 किसके साथ करता है, तो अमेरिका के साथ करता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखिए अमेरिका के साथ हम लोग और एक युद्ध अभ्यास खाली करते हैं, ठीक है, युद्ध अभ्यास करते हैं, वो मालाबार करते हैं, तो वो तो भाई जो क्वाड समूह है उसके साथ सबको मिल करके करते हैं। अभी आपका एक अभी इसी के साथ किए थे, सी डिफेंडर किए थे, ठीक है, कहाँ पे, पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर आपका अभी हाल फिलहाल में वहां पे ये कोस्ट गार्ड के साथ किए थे, अमेरिका का कोस्ट गार्ड और भारत का कोस्ट गार्ड दोनों मिलकर अंडमान निकोबार में आपका पोर्ट ब्लेयर है ना, पोर्ट ब्लेयर राजधानी है, वहीं पे किए थे सी डिफेंडर, उसको भी याद रखिएगा। और ये क्या है भैया, ये आपको याद रखना है कि ये आपका टाइगर ट्राइब है, जो कहाँ पे, पूर्वी तट में किया जा रहा है, तीनों सेना के बीच किया जाता है और 2019 से किया जाता है। तो भारत और यूएसए के बीच एक द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास पूर्वी समुद्री तट पर 18 मार्च से लेकर 31 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए अंतर संचालन विकसित करना है, ठीक है। जो मानवीय सहायता है या आपदा प्रबंधन है, इस तरह का क्या है, अंतर संचालन को विकसित करना है। 2019 में पहली बार मनाया गया था। तो चलिए कुछ आपका 2024 में मनाया गया है, जो मनाया गया है उसको मतलब एक्सरसाइज हुआ है। देखिए एक्सरसाइज से बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, तो इसी वजह से बार बार सुनिएगा तो आपको याद रहेगा। कल भी हम आपको बताए थे ना, कल कौन सा चीज के बताए, नीति के बारे में बताए थे, जो सेशल्स में आयोजित हुआ है, ठीक है, 10वां संस्करण है। भारत के लोग मतलब जो गोरखा बटालियन है, सारे लोग गए हुए हैं ना, कल या परसों वाले वीडियो में बताए थे, परसों, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले वहीं से शुरू करेंगे, लांबी से किसके साथ, भारत और सेशल्स के बीच चलता है। कैटलेस एक्सरसाइज, ये भी बहुपक्षीय था, हम लोग के गोताखोर सेशल्स गए हुए थे, ठीक है, यानी 19 देश इसमें भाग लिया था। समुद्री सुरक्षा बेल्ट, ठीक है, ये आपका हाल फिलहाल में ओमान की खाड़ी में हुआ है, जिसमें से ईरान है, रूस है और चीन भाग लिया था, ठीक है। इसको बिल्कुल भी याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि समुद्र में जानते हैं ना बहुत ज्यादा डाकू हो रहा है। तो समुद्री सुरक्षा बेल्ट किसके साथ, ईरान, रूस और चीन हो जाएगा, ठीक है। भारत शक्ति, वायु शक्ति, ये किसके साथ, भारतीय वायुसेना किया था, वायु शक्ति, तीनों सेना मिलकर भारत शक्ति हुआ था। और मिलन आपका कहाँ पे, विशाखापट्टनम में हो रहा था, जहाँ पे 50 देश आके भाग लिए थे, ठीक है। तो कौन कहिएगा, ये भारतीय नौसेना के द्वारा, ठीक है ना। भारत शक्ति किसके साथ, तीनों सेना, वायु शक्ति, वायुसेना और मिलन 50, एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास था, विशाखापट्टनम में हो रहा था। सी डिफेंडर आपको बता ही दिए, पोर्ट ब्लेयर में। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास, ये आपका ये मलेशिया के साथ होता है, मलेशिया के साथ, ठीक है ना, भारत और मलेशिया के बीच। उसके बाद ये क्या है, धर्म गार्जियन जापान के साथ हुआ है, सहयोग का दिन जापान के साथ होता है, ये अभी हाल फिलहाल में की है राजस्थान में, ठीक है। दोस्ती किसके साथ करते हैं, दोस्ती अभी हाल फिलहाल में मालदीव के साथ की है, ठीक है। मालदीव के कौन है, राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़, याद नाम रखिएगा, उसके साथ हमेशा चलता रहता है। उसके बाद आइए सदा तनसीब, सऊदी अरब और भारत के बीच करते हैं। खिंदर किर्गिस्तान के साथ करते हैं। साइक्लोन किसके साथ करते हैं, मिस्र के साथ करते हैं। देखिए एक होता है डेजर्ट साइक्लोन, एक होता है साइक्लोन। तो साइक्लोन हो जाएगा आपका मिस्र के साथ, डेजर्ट साइक्लोन कहेगा तो आपका यूएई के साथ। अगर कोई कहेगा डेजर्ट नाइट, तो डेजर्ट नाइट आपका फ्रांस हो जाएगा, फ्रांस, यूएई और भारत हो जाएगा। ये वायुसेना का है, अभी हम लोग के अरब सागर के ऊपर में हुआ था। तो डेजर्ट से आपको इतना याद रखना है। सिर्फ साइक्लोन कहेगा मिस्र में होगा, ठीक है। फिर आपका डेजर्ट साइक्लोन हो जाएगा, यूएई और भारत हो जाएगा। और ये पे डेजर्ट नाइट कहेगा तो आपका कौन हो जाएगा, फ्रांस, यूएई और भारत, ठीक है, वायुसेना का। इतना सारा आपका इंपोर्टेंट एक्सरसाइज अभी हाल फिलहाल में हुआ और भी हुआ है, बट हम आपको जो अभी करवाए हैं वो सारी चीज आपको हम बता चुके हैं। चलते हैं आगे, समझ गए मेरे हिसाब से ये एक्सरसाइज क्यों करता है। तो देखिए ये एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इससे आपका जो है सेना का शक्ति भी पता चलता है और ये पता चलता है कि आप कितना एक्टिव है कि नहीं है। चलिए, रूस में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल फिलहाल में कल बताए थे 5वें राष्ट्रपति बन गए व्लादिमीर पुतिन, फिर से इलेक्शन लड़ लिए थे। जो कल नहीं देखे कल वाला वीडियो में देखिए, आपको अच्छा से पता चल जाएगा कि कैसे 2036 तक वो बने रहने वाले हैं, रूस के राष्ट्रपति चलते हैं। तो क्या है ना कि अभी कल ही आपका निकल करके आया, विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि विनय कुमार जी हैं, अभी ये म्यांमार के राजदूत वर्तमान में हैं और इसी को आपका बनाया जाएगा क्या, रूस के
रूस में जो है भारत का नया राजदूत बनाया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा विनय कुमार जी को देख लीजिए, ये थोड़ा सा हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये विनय कुमार है, अभी कहाँ के हैं भैया, ये म्यांमार में, म्यांमार में अभी पोस्टिंग है वर्तमान में। म्यांमार के राजदूत 1992 बैच के IAFS अधिकारी हैं विनय कुमार को रूस में भारत के अगले राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, विदेश मंत्रालय ने इसका जानकारी देते हुए कहा है कि जल्द ही कार्यभार संभालेंगे। देखिए, रूस हम लोग के लिए ना बहुत ज्यादा, हम लोग का बहुत मित्रता है। ठीक है, पुतिन जी हमेशा हम लोग के साथ सपोर्ट में रहता है, मगर कभी ये नहीं बोलते हैं कि ये जो है POK जो है ये भारत का अभिन्न अंग है। ये बात जिस दिन बोल देंगे ना तो समझ जाइए उसके सुबह में POK अपना हो जाएगा। अभी चीन के बारे में क्या बोला पता है, ये ताइवान और चीन को लेकर आपका विवाद छिड़ा हुआ है ना, तो अभी यही पुतिन जी क्या बोले कि ताइवान जो है ना ये चीन का अभिन्न अंग है। अब चीन को अब और पावर मिल गया, अब किसी भी दिन अटैक कर देगा। ठीक है, अमेरिका चिंता में है, मगर हम लोग के PO के बारे में कभी नहीं बोलता है कि PO जो है भारत का अभिन्न अंग है, नहीं बोलता है। जिस दिन बोल दिया तो समझ जाइए कि उस दिन उसके सुबह ही सब लफड़े खत्म हो जाएगा, समझ जाइए। तो हाँ, एक अच्छा दोस्ती है किसके साथ हम लोग का, रूस के साथ। तो रूस में सबसे पहले जो है आपका राजदूत जो था विजय लक्ष्मी पंडित, बिल्कुल भी इसको जानते होइएगा, 1947 से 1949, ये याद रखेगा। फिर हम लोग का जो है पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं कौन, राधा कृष्णन जी, वो भी रूस के आपके रहे हैं क्या, राजदूत। तो रूस का जो भी व्यक्ति राजदूत बनता है ना वो अपने आप में थोड़ा सा क्या होता है, बहुत एक माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले विजय लक्ष्मी पंडित थी 47 से 49, फिर 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली अपना विजय लक्ष्मी पंडित ही थी। इसका नाम आपको याद रखना है, विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा। अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां सत्र होता है, जिसका अध्यक्ष कौन है, डेनिस फ्रांसिस है। ठीक है, ये एक डेनिस फ्रांसिस है। ठीक है, और ये कहाँ का है, टोबैगो का है। ठीक है, तो उसी तरह से 1953 में पहली महिला जब अध्यक्ष बनने वाली थी संयुक्त राष्ट्र महासभा का, वो अपना विजय लक्ष्मी पंडित थी। और सबसे पहली बार रूस का राजदूत बनने वाली वही थी विजय लक्ष्मी पंडित, जो अभी आपका कौन बने हैं भैया, विनय कुमार, विजय कुमार जी बने हैं। ठीक है, मतलब बनने वाले हैं। ठीक है ना, तो इसको भी विनय कुमार जी आपका रूस में अगला राजदूत बनेंगे, इंपोर्टेंट है हम लोग के लिए। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है, देश की पहली स्मॉल स्केल LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस इकाई किस राज्य में शुरू की गई है, तो फिर ये मध्य प्रदेश में। देखिए ये होता क्या है, पहले आप इसको आपको मध्य प्रदेश का एक जो है आपका शिवपुरी विजयपुरी जो है, विजयपुर एक जगह है, वहीं पे आपका कल ही आपका इस सब का जो है गेल द्वारा बनाया, मतलब आपको स्थापित किया गया है और शुरू भी हो गई है। LNG करते कहाँ है, पहले ये समझिए। LNG अभी कई बार आपको बोले थे LNG बस चलाने वाला महाराष्ट्र बन गया। LNG हम लोग लेने वाला है किसके साथ, तो कतर के साथ। अभी हम लोग का हुआ था, भारत सप्ताह में बात हुआ था, जो गोवा में भारत सप्ताह इस बार मनाया गया। LNG क्या होता है, देखिए लिक्विफाइड नेचुरल गैस, कोई भी गैस है, मान लीजिए गैस है, गैस तो जानते ही गैस है, गैस किस गैस फॉर्म में रहता है, वो ज्यादा आयतन लेगा। इसको क्या करते हैं ना, इसको द्रवित कर देता है, यानी ये एक ऐसा संयंत्र होगा, इसको क्या करता है, लिक्विफाइड द्रव कर देता है, गैस को द्रवित मतलब अवस्था में कर देता है, कहीं पे भी परिवहन में आसान है। अब मान लीजिए जहाँ पे पाइपलाइन नहीं है, जहाँ पे पाइपलाइन नहीं है वहां पे गैस कैसे लेके जाइएगा, अगर द्रवित फॉर्म में आ जाता है ना तो ये आसानी से आपका परिवहन में आसान होता है, कहीं पे भी आप ले जा करके पहुंचा दीजिए, है कि नहीं है। तो ये आपका गैस को जो द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जाता है वही गैस का आपका रूप है LNG। ये बात मोटा मोटी बात, ये बात समझ जाइए। और गैस में, प्राकृतिक गैस में सबसे अधिक किसका होता है, मीथेन होता है, ब्यूटेन होता है, ये सब चीज ना रहता है। ठीक है, और भारत का लक्ष्य है, और हम लोग के पास ना इस तरह का जो है गैस का अभी हम लोग का जो ऊर्जा जरूरत है, ऊर्जा जरूरत मात्र अभी आपका टोटल ऊर्जा जरूरत में 6% इसका गैस का हिस्सेदारी है, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे उत्पादन भी नहीं होता है, पहली बात है। और दूसरी बात है, हम लोग के यहाँ पे कम्युनिकेशन भी नहीं है। ठीक है, गैस को ले जाने ले आने में अभी एक आपका जो है हजीरा है ना, विजयपुर है ना, HBJ आपको इनको पता होना चाहिए, जगदीशपुर, ये भारत का सबसे बड़ा पाइपलाइन है, और यही गेल कंपनी के द्वारा HBJ आपका क्या अंतरराज्य सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा गैस पाइपलाइन था आपका हजीरा बीजापुर जगदीशपुर। ठीक है, ये आपका गेल ही के द्वारा विकसित किया गया था। तो पाइपलाइन जब हो जाएगा तो ये सारा चीज हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये आपका इस तरह से बनाया जाएगा, गैस को द्रव किया जाएगा, मतलब द्रवित अवस्था में किया जाएगा, फिर आप कहीं से आराम से लेके जाइए, फिर वहां ले जाके क्या कर दीजिए, गैस फॉर्म में अपना जो भी जहाँ पे भी देना है पाइपलाइन के जरिए आप उसको दे सकते हैं कि नहीं। तो ये हम लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो क्या है, मध्य प्रदेश के विजयपुर के गेल इंडिया लिमिटेड ने देश के पहले स्मॉल स्केल LNG इकाई शुरू किया। LNG क्या होता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ऐसी प्राकृतिक गैस जिसको तरल रूप में क्या कर दिया जाता है भाई, बदल दिया जाता है, जो आपको हम बता चुके हैं प्राकृतिक गैस ही होता है। और प्राकृतिक गैस में सबसे अधिक क्या होता है, मीथेन ही होता है ना। और ये निकलता कहाँ से भाई, तो हम लोग के जीवाश्म ईंधन है कि नहीं है। जीवाश्म ईंधन कहने का मतलब क्या है कि आपका अवसादी चट्टान में जो भी है, पुराने चट्टान में जो चीज सर गल गया, ठीक है, उसी के अवसाद से जो निकलता है वही है आपका गैस होता है ना। तो कहने का मतलब वही है, उसको क्या करते हैं, चेंज कर देता है।
ऊर्जा क्षेत्र में प्राकृतिक गैसों का हिस्सेदारी वर्तमान में 6% है। भारत सरकार 2030 तक इसका लक्ष्य रखा है कितना, 15% इसका हिस्सेदारी गैस में जो है ऊर्जा जरूरतों में 15% हिस्सेदारी का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक, ठीक है। जिससे सबसे पहली बात यह है कि देखिए पेट्रोलियम हम लोग आयात करते हैं, अब हम लोग 85% जिस देश में पेट्रोलियम आयात होगा, जहाँ का ऊर्जा जरूरत का 85% आयात होगा, तो समझ रहे हैं क्या, तो इसमें क्या है, तेल जो आपका वायल है, कच्चा वायल है, उसका निर्भरता कम हो, ठीक है। और ये थोड़ा सा सही भी माना जाता है, ठीक है। तो इसको बढ़ाने के लिए सरकार ये अपना पहल कर रही है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य के 6 विरासत स्थल को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में वहां के मुख्यमंत्री हैं आपका डॉक्टर मोहन यादव। कहाँ के हैं भैया, तो मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव को बिल्कुल भी याद रखिएगा। वहां पे हाल फिलहाल में इलेक्शन हुआ था और मुख्यमंत्री बनाए गए, बीजेपी का सरकार बना है मोहन यादव जी। उसी ने ट्वीट करके कहा है कि मध्य प्रदेश के 6 ऐसे स्थल है जिसको क्या किए भैया, यूनेस्को के अस्थायी सूची में क्या किए, शामिल किए। अब ये अस्थायी सूची पहले समझिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझिए कि यूनेस्को का जो धरोहर स्थल होता है वो क्या होता है भाई, कि धरोहर स्थल की सूची में हम लोग का टोटल अभी 42 ऐसा साइट है जो आपका 42 ऐसा साइट है जो यूनेस्को के धरोहर स्थल में आपको नामित किया गया है। तो इसमें नामित होने के लिए ना पहले ये अस्थायी सूची से होकर गुजरना पड़ेगा। यानी मान लीजिए कि आप अपने घर से निकलिएगा तो कुछ जो पहला रोड होगा ना जी, यानी शुरुआती, तो शुरुआत ये कहने का मतलब ये है कि आपको अगर यूनेस्को के धरोहर स्थल में आपको लिस्ट किया जाएगा तो सबसे पहले आपको अस्थायी सूची में जाना ही पड़ेगा। 1 साल तक रहना पड़ेगा यहाँ पे, इसको नामित किया जाता है। फिर 1 साल के बाद जो आपका धरोहर समिति का जो बैठक होता है उस समिति में फिर आपका वहां पे बात हो जाएगा, फिर उसको आपको आपका धरोहर स्थल घोषित किया जाएगा। समझ गए हैं बात। तो यानी आपको अस्थायी बनने के लिए अस्थायी की सूची में जाना ही पड़ेगा। तो उसके लेकर के 6 ऐसा धरोहर स्थल है जो अस्थायी सूची में डाल दिया गया है मध्य प्रदेश का, ठीक है। मोहन यादव जी बोले हैं। तो अभी थोड़ा सा आपको अब ये बताते हैं, ये तो समझ गए हैं कि 2 होता है, एक अस्थायी सूची होता है, अस्थायी सूची होता है। तो अस्थायी सूची में हम लोग का भी अच्छा खासा रखा हुआ है और अस्थायी सूची में टोटल कितना है, 42 है। 42 में से इसको याद रखिएगा, आपका कर्नाटक के होयसैल समूह के मंदिर है उसको दिया गया था, ये 42वां स्थान था। और 41वां आपका कौन था, तो ये कलकत्ता में क्या था भैया, वो शांति निकेतन, ठीक है। तो ये शांति निकेतन को याद रखना है आपको, शांति, हाँ ठीक है, शांति निकेतन को याद रखिएगा। 41वां हम लोग का यूनेस्को के धरोहर स्थल में, और 42वां क्या कहिएगा, कर्नाटक के होशियार मंदिर समूह है, ठीक है। ये बिल्कुल भी आपको इतना तो बात समझ में चलना। अब इन 42 में से इसका भी अलग अलग क्राइटेरिया होता है कि कितना कितना क्या है। तो 33 जो है, 33 आपका क्या है, सांस्कृतिक विरासत है। क्या कहिएगा, सांस्कृतिक विरासत है। बिल्कुल भी आपको पूछ लिया जाता है इस तरह से। 33 सांस्कृतिक है, 7 जो है प्राकृतिक है, 7 प्राकृतिक धरोहर स्थल है, और उसके बाद आपका 2 जो है क्या है भैया, ये आपका 2 है मिश्रित है, ठीक है। ये तीनों को आपको बिल्कुल भी, ये आपका है मिश्रित है, 2 मिश्रित है, 7 प्राकृतिक है और 33 सांस्कृतिक है, ठीक है। टोटल हम लोग के पास 42 है। 42वां का नाम याद रखिएगा कि यूनेस्को के जो साइट में 42वां है होशियार मंदिर समूह है कर्नाटक का। 41वां कौन सा, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल वाला था। ये अस्थायी, अस्थायी की बात कर रहे हैं। तो अस्थायी में देखिए अभी क्या है ना कि भारत का 46 में यूनेस्को का जो है UNESCO यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना 16 नवंबर को रख लीजिएगा, 16 नवंबर 1945 को हुआ था, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है भाई, पेरिस फ्रांस में, इतना याद रखिएगा। इसका क्या है ना, 46वां सत्र का बैठक होने वाला है अपने इंडिया में, पहली बार ऐसा हो रहा है। भारत को पहली बार आपका ये जो है धरोहर समिति का अध्यक्षता दिया गया है और 46वां बैठक होगा, दिल्ली में होने वाला है, ठीक है। और ये सारा चीज इस बार हम लोग के लिए थोड़ा सा क्या है, इंपोर्टेंट है। तो यूनेस्को का हर एक चीज जानते समझते चलिएगा, समझ गए बात है। तो ये 6 स्थल है, कौन कौन सा स्थल है भाई, ये दर्शनीय स्थल हो जाएगा। कौन कौन, ग्वालियर का किला है, ठीक है। अभी ग्वालियर को हम लोग म्यूजिक सिटी यूनेस्को का दिया गया है घोषणा, ठीक है। वो भी ग्वालियर का किला हो जाएगा। धमनार का ऐतिहासिक समूह हो जाएगा। भोजेश्वर महादेव मंदिर है, ठीक है। चंबल घाटी का रॉक कला स्थल है, और खूनी भंडारा है, और बुरहानपुर एवं रामनगर एवं मंडला के गोंड स्मारक है। ये आपको इतना तो याद रखिएगा, ठीक है। इतना सब नाम नहीं पूछेगा, ये पूछेगा इनमें से कौन नहीं है। तो एक बार आप देख लीजिएगा ना, तो छांट लीजिएगा कि हाँ इनमें से ये नहीं। तो क्या क्या भाई, ग्वालियर का किला को अस्थायी में रखा गया है, धामनार का ऐतिहासिक रखा है, भूतेश्वर महादेव ये तो आपका बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, ठीक है। चंबल घाटी तो चंबल के डाकू तो याद ही रहेगा आपको, ठीक है। रॉक कला स्थल है, उसके बाद खूनी भंडारा है, उसके बाद बुरहानपुर एवं रामनगर एवं मंडला का गोंड स्मारक है। ये सारा चीज आपको अस्थायी सूची में। अस्थायी सूची क्या है, अस्थायी सूची क्या है, यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है, आंद्रे अजोले हैं, ठीक है। आंद्रे अजोले, ठीक है। तो इसका नाम तो याद रखिएगा, आंद्रे अजोले, ठीक है।
आंद्रे ओजोले जो है इसका भी महानिदेशक है। इसका ये मुख्यालय कहाँ है? पेरिस फ्रांस में। ये देखिए सेकंड वर्ल्ड वार जो हुआ था 1945 में, उसके बाद जो है ना पूरा यूरोप का सारा चीज ध्वस्त हो गया, सब बर्बाद हो गया था। तो उसी को लेकर के यूनेस्को का स्थापना किया है, जैसे लाइब्रेरी हो, कोई धरोहर स्थल हो, इस तरह का कोई सांस्कृतिक चीज हो, उसको बचाने के लिए, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वार में तो सब कुछ बर्बाद हो गया था, तो कुछ तो होना चाहिए। तो यूएनओ का ही एक अंग माना जाता है, यूनेस्को का स्थापना किया गया कब कहिएगा? 16 नवंबर 1945 को, ठीक है। और उसके द्वारा ये सारा चीज तब से लेकर अब तक किया जाता है। देखिएगा जो भी आपका अलग अलग जो भी धरोहर चीज है उसको संरक्षित करने का काम यूनेस्को के साइट में डाला जाता है। समझ गए बात? तो 46 में यूनेस्को के धरोहर समिति का बैठक कहाँ पे होने वाला है? अपने इंडिया में होने वाला है, दिल्ली में होने वाला है। और इस बार देखिएगा बहुत सारा चीज आपका निकल के आने जा रहा है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांग जन के आइकन के रूप में किसे चुना है? तो ये शीतल देवी को जान लीजिएगा। ये शीतल देवी जम्मू कश्मीर की है, ठीक है ना। ये क्या है ना, मतलब ये नहीं बोलता है कि भाई जिसका हाथ नहीं, आप तो यहाँ पे देख ही सकता है, ठीक है। हाथ नहीं है भाई, हाथ नहीं है, जम्मू कश्मीर की है। और ये जो है आपका बहुत अच्छा उपलब्धि अभी कर रही है, ठीक है। तो इस बार इसको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था शीतल देवी को। और पहला तीरंदाज है कश्मीर की है, ठीक है। पीआईसी यानी हम लोग का जो है भारतीय निर्वाचन जो आयोग है, राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में इसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिएगा, कभी काल ये जो है आपको पूछ लिया जाता है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व गोरैया दिवस। तो गोरैया दिवस तो आप लोग जानते ही हैं, किस तारीख को मनाते हैं भाई? 20 मार्च को मनाते हैं। और इस बार का थीम है तो क्या कहिएगा? आई लव स्पोर्ट। देखिए विश्व गोरैया दिवस का जो थीम है ना, 2010 से लेके अब तक से वही है, 2010 से लेके अब तक वही है। और मनाते कब से है? 2010 से मनाते हैं। विश्व गोरैया दिवस 2010 से मनाते हैं। थीम क्या कहिएगा? आई लव स्प्रो। और ये चेंज नहीं हुआ है, 2010 से लेके अभी तक उसी को रखा गया है, चेंज नहीं। इसको मुख्यतः जो मनाने का काम कौन करता है? तो भारत की नेचर फॉर एवर सोसाइटी है और फ्रांस का एक सोसाइटी दोनों मिल करके इसको 2010 से मनाने का काम शुरू किया गया था। इसका मतलब ये है कि गोरैया से आपको क्या करना है? प्यार को बढ़ाना है, ठीक है। इसी को लेकर के ये दिवस आपको मनाया जाता है। बहुत बड़ा एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो थोड़ा देख लीजिएगा। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका भाई? इसका पासर डोमेस्टिकस है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी, वैज्ञानिक नाम तो बहुत एग्जाम में पूछा है, पासर डोमेस्टिकस है, ठीक है। क्या कहिएगा? डोमेस्टिकस है। और 2010 से ये मनाते हैं। कौन संस्था के द्वारा इसको मनाया जाता है, ठीक है? तो भारत की नेचर फॉर एवर सोसाइटी और फ्रांस का एक सोसाइटी है, उसी के द्वारा मनाया जाता है। विश्व गोरैया दिवस समझ गए। अब आइए अंतरराष्ट्रीय खुशी दिवस। देखिए हम लोग एक का निकलता है ना वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, उसी तरह से वो इंडेक्स है सूचकांक कि किस देश के लोग कितना खुश रहते हैं। तो भाई कितना खुश रहते हैं तो खुशी दिवस भी तो होना चाहिए। तो अंतरराष्ट्रीय खुशी दिवस ये ही आपको 20 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। 2012 से ये मनाया जाता है और फाइनली 20 मार्च को मनाते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हम लोग टोटल 100 कितना 46 देशों में से 146 देशों में से हम लोग कितना स्थान में? 126। तो ये भी याद रखिएगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 126 है, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय खुशी दिवस कब मनाते हैं? 20 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। खुश रहना बहुत जरूरी है, अगर खुश नहीं रहिएगा तो सब क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आइए। ये है भैया पत्रकारिता के क्षेत्र में सब आपका जो है बहुत महत्वपूर्ण आपका ये अवार्ड कहा जा सकता है। ये कौन है भैया? तो गोयनका, रामनाथ गोयनका। ये कहाँ पे? दरभंगा के थे, बिहार के दरभंगा है ना, ये दरभंगा के थे, ठीक है ना। ये दरभंगा आपका 1942 के जो है जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें बहुत बड़ा भूमिका रहा है, ठीक है ना। तो इसी के नाम पे आपका क्या दिया जाता है भाई? बहुत अवार्ड दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, कई क्षेत्रों में दिया जाता है। तो टोटल 13 क्षेत्र में दिया जाता है और इस बार 43 व्यक्ति को दिया गया, ठीक है ना। कल ही आपका मंत्री है, ठीक है, सड़क परिवहन मंत्री अरुण ये नितिन गडकरी के द्वारा ये आपका अवार्ड दिया गया है, ठीक है। दिया कल जो है सम्मान सारे लोग को दिया गया, 43 लोगों को 13 क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्या कीजिएगा? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। जैसे कल आपको हम बताया था ना कि 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को दिया गया, तो वो क्या था? वो आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया, ठीक है। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में है, ठीक है ना। तो साहित्य के क्षेत्र में और पत्रकारिता के क्षेत्र में ये दोनों, ठीक है, ये अलग है, वो अलग है, ठीक है ना। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में ये दिया जाता है, जैसे क्या है आपका, जैसे ब्रॉडकास्टिंग हो गया, ठीक है, आपका खोजी पत्रकारिता में हो गया, ये सारा चीज के लिए सर्वश्रेष्ठ ये चीज माना जाता है। समझ गए? 43 लोगों को दिया गया है, 13 कैटेगरी में दिया जाता है। और रामनाथ गोयनका बहुत प्रतिष्ठित अवार्ड है ये, ठीक है, बहुत मतलब पत्रकारिता के क्षेत्र में। इस बार जो है आपका बीबीसी का बहुत लोगों को दिया गया, इतना सब नाम नहीं दिखाएंगे, बट आप इतना थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए किसको, कौन श्रेणी में किसको दिया गया है, ठीक है। हिंदी प्रिंट कीर्ति द्विवेदी को दिया गया है, बीबीसी का है। ये जुगल पुरोहित है, ये बीबीसी न्यूज हिंदी का है, ठीक है। आनंद चौधरी है, इंडिया टुडे का है, ठीक है। हृदय जोशी है, न्यूज लॉन्ड्री का। न्यूज लॉन्ड्री को 2 आपको खोजी पत्रिका में 2 आपका अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना। तो ये सारा नाम है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, बहुत ज्यादा है, बट नाम इंडिविजुअली पूछता नहीं है, कितने व्यक्तियों को दिया गया है, किस क्षेत्र से, ठीक है। तो ये सारा चीज पूछ दिया जाता है, किसके द्वारा दिया गया, ठीक है, कौन सम्मानित किया, ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन क्या है?
पुणे और लखनऊ के कमांड अस्पताल को वर्ष 2022 के लिए सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के लिए रक्षा मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। ठीक है, देखिए ये जो है आपका, देखिए ये देख रहे हैं ना, ये दो आपका कौन कौन सा कमांड, मध्य कमांड है एक आपका, ठीक है, और एक दक्षिणी कमांड। तो दक्षिणी कमांड के जो अस्पताल है सर्वश्रेष्ठ कमांड का अस्पताल का, और मध्य कमांड में जो है लखनऊ को दूसरे सर्वश्रेष्ठ कमांड अस्पताल के रूप में 2022 का ये पुरस्कार आपका प्रदान किया गया। ठीक है, तो थोड़ा सा आपका इंपोर्टेंट है, क्या कहिएगा, 19 मार्च 2024 को सर्वश्रेष्ठ सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के हेतु कमांड अस्पताल यानी दक्षिणी कमांड पुणे तो सर्वश्रेष्ठ और कमांड अस्पताल मध्य कमांड लखनऊ को दूसरे सर्वश्रेष्ठ कमांड अस्पताल के रूप में 2022 का जो है आपका पुरस्कृत किया गया। उस मेडल को क्या कहते हैं, रक्षा मंत्री ट्रॉफी कहते हैं। रक्षा मंत्री ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो क्या कहिएगा, अस्पताल को, कमांड अस्पताल को दिया जाता है। इस बार किसको मिला है भैया, लखनऊ को और पुणे को मिला है। ठीक है, चलते हैं आगे। इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाता है, तो ये क्योंकि देखिए ये सब जगह आपको मिलेगा नहीं, और पूछ देता है एग्जाम में, तब पता चलता है कि जा कहां से पूछ लिया, तो पढ़े ही नहीं थे, अलबल अलबल क्वेश्चन आदमी पढ़ के रहता है। चलते हैं आगे। तेलंगाना राज्य का कार्यवाहक अतिरिक्त प्रभार राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, ये समझ लीजिए पहले कि तेलंगाना राज्य का जो है राज्यपाल कौन था, तमिलसाई सुंदरराजन। ठीक है ना, कल ही बोले थे कि राष्ट्रपति को जो है अपना क्या इस्तीफा दे दिया, कितना आर्टिकल के तहत, 156 के तहत, ये ना बोले थे। तो भैया आपको ही नियुक्ति तो बता दिए थे कि 155 के तहत नियुक्ति होगा राज्यपाल का। अब ये जो है शपथ ग्रहण करेगा तो कितना आर्टिकल में, तो आर्टिकल 159 के तहत राज्यपाल शपथ ग्रहण करता है, मतलब जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उसी के द्वारा शपथ दिलाया जाता है 159 के तहत। और कहने का मतलब ये है कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल का पद मतलब अतिरिक्त प्रभार ले सकता है। क्या आपका 7वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन 1956 में, ठीक है, और तब से लेकर के ये चीज आपका चला जा रहा है। तो ये आपका सीपी जो राधा कृष्णन है, ये कहाँ पे, झारखंड के आपका राज्यपाल है। कहाँ के बने हुए भैया, झारखंड के राज्यपाल बने हुए हैं, और इसको दे दिया गया है आपका 2 जगह का। कहाँ का दिया है भैया, तो पुदुचेरी का दे दिया गया है, उपराज्यपाल का कार्यवाहक बना दिया गया है, और आपका तेलंगाना का कार्यवाहक अभी बना के यानी आपका अतिरिक्त प्रभार दिया गया, किसको, सीवी राधा कृष्णन को। ठीक है, तो इसका नाम याद रखिएगा कि तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया है, तो सीवी राधा कृष्णन। कौन है, ये झारखंड के राज्यपाल है। और ये तो बिल्कुल भी आपको पता होना चाहिए कि राज्यपाल कितने आर्टिकल में नियुक्ति होगा, 155 में, कितने आर्टिकल में अपना ये इस्तीफा देगा, 156 में, कितने आर्टिकल में शपथ लेगा, 159 में, है कि नहीं है। कौन इसको शपथ ग्रहण दिलवाता है, तो संबंधित राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही दिलवाता है कि नहीं है। एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों में कौन सा संविधान संशोधन के तहत, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। उसी के तहत एक राज्यपाल कई राज्यों में अपना क्या कर सकते हैं भाई, अतिरिक्त प्रभार ले सकते हैं। समझ गए मेरी बात को, ये सारा आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, जो इंपॉर्टेंट था तो वो हम आपको बता चुके कि कुछ आपको छूटे नहीं। तो यही है सीपी राधाकृष्णन जी, है ना। तो और कोई क्वेश्चन एक नजर देख लेते कि कुछ क्वेश्चन तो कहीं रह नहीं गया, क्योंकि देखिए बहुत बार क्वेश्चन मेरा रह जाता है, हम पढ़ा के निकल जाते हैं, फिर सुबह पता चलता है कि तो क्वेश्चन बोल भी नहीं कि, देखिए कभी कभी हैंड राइटिंग के द्वारा लिख भी लिया मतलब लिखना भी पड़ जाता है। ठीक है, तो चलिए यही सारा क्वेश्चन था, और सारा क्वेश्चन नहीं है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम लोग कल यानी 21 मार्च को। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ठीक है, मस्त रहिए और ऑफिसर जरूर बनिए।